प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाई मौर्य सर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सब बुक पोर्शन से चैप्टर 1 बातचीत के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी दिगंत भाग 2, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो बातचीत है, जिसकी रचना बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा किया गया है। जिसमें हम सब लेखक परिचय, पाठ का सारांश, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम सब बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन के बारे में जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है 23 जून 1844 को प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। प्रयाग का नाम, जिसका नाम अभी प्रयागराज है, वो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ये पूछा गया है पिताजी का क्या नाम है, तो इनके पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। ये एक व्यवसायी थे, अर्थात एक ये व्यापार करते थे और एक व्यापारी थे। इनकी माताजी का नाम था पार्वती देवी, ये पूछा गया है। और जिनकी प्रेरणा से इनके मन में अध्ययन के प्रति रुचि एवं लालसा जगाई, तो इनकी माताजी ने इनके अध्ययन के प्रति रुचि एवं लालसा जगाई। भट्ट जी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से प्रयाग में 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था और ये 33 वर्षों तक चलाते रहे। भट्ट जी ने 1888 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की, अर्थात लाला श्रीनिवास दास जी ने संयोगिता स्वयंवर लिखा, जिसकी इन्होंने 1886 में कठोर आलोचना की थी। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी गद्य के उन्नयन रचनाकारों में से एक थी। तो बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक गद्य के उन्नयन रचनाकारों में से प्रमुख थे। उन्होंने एक गद्यकार के रूप में सामाजिक समस्याओं पर जमकर लिखा। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने विभिन्न प्रकार की तत्कालीन समस्याओं के बारे में लिखा था। अब आइए इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने पद्मावती, किराता अर्जुनीय, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि विषयों पर इन्होंने नाटक लिखे थे। ये इतने इन्होंने नाटक लिखे। अब आइए इनके उपन्यास के बारे में जानते हैं। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव आदि विषयों पर इन्होंने उपन्यास लिखे। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि विषयों पर इन्होंने प्रहसन लिखा था। भट्ट जी ने लगभग 1000 निबंध लिखे। इनके निबंध संग्रह भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। तो ये पूछा गया है कि भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है, तो ये कितने खंडों में प्रकाशित है, 2 खंडों में प्रकाशित है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इन्होंने कितने निबंध लिखे, तो लगभग 1000 निबंध इन्होंने लिखे। तो इसको हम ध्यान में रखना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने बालकृष्ण भट्ट जी को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, तो क्या नाम था, किसने रखा था, तो वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब आइए देखते हैं हम सब इस बातचीत पाठ में है क्या, इसका सारांश और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं और समझते हैं। तो लेखक कहता है कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें वाक शक्ति एक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबको बोलने की शक्ति प्रकृति ने प्रदान की है। हम में वो क्षमता है जिसके कारण हम सब बोलते हैं, और ये प्रकृति का एक वरदान है। ये इस प्रकार की शक्तियां अन्य जीवों के पास नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य बोलता है, अपने अंदर के भावों की अभिव्यक्ति करता है और दूसरे के भावों को सुनता है, समझता है और उसे याद रखता है, इस प्रकार की शक्तियां अन्य जीवों में नहीं है। लेखक आगे कहता है, इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। तो लेखक कहता है कि इस वाक शक्ति या बोलने की शक्ति के अनेक फायदे हैं, जिसमें हम सब भाषण भी करते हैं और एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से अपने अंदर के भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखते हैं और उसके भावों विचारों को सुनते हैं, उसकी प्रतिक्रिया भी देते हैं। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में उत्साह और जोश पैदा करना होता है। तो लेखक कहता है कि बातचीत में वक्ता के को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है। अर्थात जब हम सब बातचीत करते हैं तो उसमें साहिबान और
किसी की बहुत बड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जब हम सब स्पीच देते हैं या भाषण देते हैं तो उसमें हमारे पास पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। उसमें हम सब एक दूसरे की बड़ाई, उसकी जय, उसकी मतलब स्तुति, बहुत सारी चीजें हम सब करते रहते हैं। घरेलू बातचीत मन रमाने का एक ढंग है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। तो लेखक कहता है कि जो घरेलू बातचीत होती है वो मन को रमाने का एक ढंग है, अर्थात मन को प्रसन्न करने का या मन को अपने एक जगह स्थिर रखने का या मन को विभिन्न चीजों के माध्यम से, विभिन्न बातों के माध्यम से अपने मन को प्रसन्न रखने का एक साधन है। इसके माध्यम से, बातचीत के माध्यम से जो कुछ भी धुआं या मन के अंदर जो एक भाव उठता रहता है कि हम दूसरे से ये बात कहें और ये बात अन्य लोग भी जाने, उसको हम दूसरे के सामने प्रकट करके अपने अंदर के मन को हल्का कर लेते हैं और हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। जब हम अपने अंदर के भावों को दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें आनंद की अनुभूति होती है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। लेखक कहता है बातचीत करने का अपना अलग मजा होता है। जिन लोगों को बातचीत करने में आनंद आती है वो अपना खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो बेन जॉनसन महोदय कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका उसके अंदर के भावों को पता नहीं चलता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है या दूसरे के बारे में क्या सोचता है, किसी विषय पर क्या सोचता है। ये सब सारी बातें जो है उसके बोलने पर ही पता चलता है, अर्थात उसके अंदर के जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, वो उसके बोलने पर ही पता चलते हैं। एडिसन महोदय का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। एडिसन महोदय का जो कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, क्योंकि जब दो व्यक्ति होते हैं तो अंदर के अपने जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उसको खुल करके एक दूसरे के सामने रखते हैं। जब 2 से 3 व्यक्ति हो जाते हैं तो वो अपने भावों विचारों को उतने अच्छे ढंग से, उतने मतलब सरलता पूर्वक, उतने बेझिझक से एक दूसरे के सामने नहीं रख पाते। इसीलिए एडिसन महोदय का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। तो ये दोनों लाइन, बेन जॉनसन का कथन बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और एडिसन का कथन असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ये दोनों बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना है। ये कथन पूछा जाता है, बार-बार परीक्षा में आता है। लेखक का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका अर्थ हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तो लेखक का कहना है कि जब 2 ही आदमी सिर्फ होते हैं तो वो खुल करके एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रखते हैं, अर्थात उसमें किसी बात को छिपाते नहीं हैं। कहा भी गया है कि छा कानों में पड़ी बात खुल जाती है। तो लेखक का कहना है कि जब 2 से अधिक आदमी होते हैं तो बातें खुलने की अधिक संभावना रहती है। तो इसीलिए जब 2 से अधिक लोग होते हैं तो खुल कर के बातें नहीं करते हैं। अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। तो लेखक कहता है कि अभी तक 2 लोगों की आपस में बातचीत के बारे में हमने चर्चा की। अब 3 आदमी के आपस में बातचीत करने की बात देखते हैं। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तो लेखक कहता है जब 3 आदमी आपस में बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक त्रिकोण सा बन जाता है। जैसे पहला आदमी दूसरे आदमी से बात करता है, दूसरा आदमी तीसरे आदमी से बात करता है और तीसरा आदमी पहले और दूसरे दोनों से बात करता है। तो इस प्रकार एक त्रिकोण सा बन जाता है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नक्शी जड़ जाती है। तो लेखक कहता है जब 3 आदमी आपस में बातचीत करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंगूठी में नक्शी जड़ जा रही है। जब 4 आदमी हुए तब खुल के बातें ना होगी। तो लेखक कहता है कि जब 3 आदमी हुए तो कुछ बातें होती हैं खुल करके, लेकिन जब 4 आदमी हो जाते हैं तो खुल करके बातें नहीं होती हैं। जो कुछ बातचीत की जाती है वो फॉर्मेलिटी और गौरव संजीदगी के लक्ष्य से सनी हुई होगी। तो लेखक कहता है कि जब तक 3 आदमी रहते हैं तब तक थोड़ी खुल कर बात होती है, लेकिन जैसे ही 4 आदमी होते हैं तो खुल कर के लोग बातचीत नहीं करते हैं और जो भी बातचीत करते हैं वो फॉर्मेलिटी और गौरव की संजीदगी के लक्ष्य से सनी हुई होती है, अर्थात उसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है कि एक की हमको बात करनी है, उनसे बस बात कर लेते हैं, उसमें अपने अंदर के छिपे हुए भावों को नहीं रखता है। 4 से अधिक की बातचीत को केवल राम रमोवल कहलाती है। तो लेखक कहता है कि जब 4 से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वह केवल राम रमोवल कहलाती है।
अर्थात 4 आदमी बात करते हैं तो फॉर्मेलिटी कहलाती है, और जब 4 से अधिक लोग बातचीत करते हैं तो वो केवल राम रमोवल कहलाती है। तो इस प्रकार ये दोनों बातें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, और ये दोनों आप सबको याद रखना है कि 4 लोग बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, और 4 से अधिक लोग बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। यह 3 लोगों की बात को लेखक कैसा महसूस करता है। जैसे लेखक कहता है कि जब 3 लोग आपस में बातचीत करते हैं तो मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है और अंगूठी में नक सी जड़ जाती है। तो कितने लोगों की बात अंगूठी में नक सी जड़ जाती है? तो वो 3 लोगों की बात अंगूठी में नक सी जड़ जाती है। लेखक कहता है कि बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुड्ढों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की दास्तान सुनाया करते हैं। तो लेखक कहता है कि जब 2 बुड्ढे आपस में बातचीत करते हैं तो वो अपने समय की दास्तान सुनाते हैं, अपने बचपन की दास्तान सुनाते हैं। तो वर्तमान में उनकी ये दास्तान बाबा आदम के ज़माने की दास्तान हो जाया करती है। तो इसलिए लेखक कहता है कि 2 बुड्ढों की बातचीत ज़माने की शिकायत हुआ करती है कि हमारे ज़माने में ऐसे होता, अब देखो कैसे हो रहा है। और जो कुछ भी उनका प्रकरण होता है, वो प्रकरण जो है अपने ज़माने का होता है, जो नए युग को या वर्तमान समय को या तत्कालीन समय को जो है, वो बाबा आदम के ज़माने का लगता है। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करते हैं। तो लेखक कहता है कि जब पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, उनका ज्ञान अपना सेखी बघारते हैं। जब वो आपस में बातचीत करते हैं या कम पढ़े लिखे लोगों के सामने जब वो बातें करते हैं, तो एक तरह से मिल्टन, शेक्सपियर और स्पेंसर के बारे में अपना ज्ञान दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दीगरे नेस्त अक्खड़ की चर्चा छेड़ेंगे। तो लेखक कहता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने ज्ञान के नशे में चूर रहते हैं, और वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम हैं, अर्थात हमसे ज्यादा ज्ञान वाला और कोई दूसरा नहीं है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। तो लेखक कहता है कि जो गांव के अशिक्षित लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी बातों को क्या कहा जाता है? बतकही कहा जाता है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों के विवाह के संबंध में कुछ बातें करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो गांव में घरों में शादियां तय होती हैं, वो जो है 2 आदमी, एक लड़की के पक्ष का होता है, एक लड़के के पक्ष का होता है, दोनों मिल करके शादी को तय करवाते हैं, और उस शादी को तय करवाने वाले लोगों को बिचुई का नाम दिया जाता है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। तो लेखक कहता है कि जहाँ पर लोग अफीम खाते हैं, वहाँ लोग नशे में रहते हैं, और नशे में लोग किस तरह से बातें करते हैं वो अलग प्रकार की होती है, अर्थात निराली होती है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। लेखक कहता है कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। तो लेखक कहता है कि बात करने की जो कला है वो बहुत उसमें इतना प्रखर हो गई, वो इतना परिमार्जित हो गई या सुधार हो गया, या इतना वो अच्छी हो गई कि स्पीच अर्थात भाषण और लेख जो लिखा जाता है वो भी उसके स्तर का नहीं पहुंचता। अर्थात यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का जो हुनर है वो बहुत अच्छा है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। तो लेखक कहता है कि जो बातचीत करने की कला है वो जब विद्वत मंडली आपस में बैठती है तो उसमें वो दिखाई देता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। तो जब विद्वान लोग इस तरह से बातचीत करने में के कला में माहिर लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो लेखक उसे सुहृदय गोष्ठी का नाम देता है, जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। लेखक कहता है जब इस प्रकार के लोग बातचीत आपस में करते हैं तो उसे सुन करके बहुत कान को सुकून मिलता है। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सारगर्भित होती है। तो लेखक कहता है कि जो लोग 25 वर्ष से ऊपर के होते हैं, उनके बातचीत का प्रकरण जो होता है, उनके बातचीत का मुद्दा जो होता है वो गंभीर होता है, अर्थात वो गंभीर बातें करते हैं समाज के बारे में, देश के बारे में, अपने करियर के बारे में, वो सब गंभीर रूप से बातचीत करते हैं। तो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला होता है। तो लेखक कहता है जो 2 हम उम्र सहेलियां होती हैं उनकी बातचीत का जायका ही अलग होता है। मानो रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। तो उनकी बातों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, अर्थात उनकी बात इतनी रसीली होती है, इतनी मजेदार होती है कि ऐसा प्रतीत होता है। 2 बुढ़ियों की बातचीत का
मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं और बेटों का गिला शिकवा होगा। तो लेखक कहता है दो बुढ़ियों की बातचीत भी निराली होती है। अगर वो बहू बेटी वाली हुई तो उनकी बहुओं और बेटियों की शिकायत ही उनका मुख्य प्रकरण होता है। उत्तम प्रकार की बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने अपने में पैदा कर लें कि अपने आप बात कर लिया करें। तो लेखक कहता है कि अभी तक जो हमने देखा वो कम से कम एक से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अकेले व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते, उसके लिए कम से कम दूसरे फरीक का होना आवश्यक है, ऐसा लेखक कहता है। लेकिन लेखक कहता है कि ये उत्तम बातचीत का तरीका नहीं है। उत्तम बातचीत का तरीका लेखक उस बातचीत को मानता है जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से करता है। तो अपने आप से की गई बातचीत को ही लेखक सबसे बातचीत का उत्तम तरीका मानता है। भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। तो लेखक कहता है कि यदि हम अपने अंदर अपने आप से बातचीत करने का तरीका विकसित कर लें तो हमें दिखाई देगा कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है, हमारा मन है, वो प्रतिक्षण नए नए रूप रंग दिखाया करती है। अर्थात हम विभिन्न प्रकार के विचार हमारे मन के अंदर चलते रहते हैं। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। तो जो भी विचार हमारे चलते रहते हैं वो संसार में जिस प्रकार की घटनाओं को हम सब देखते हैं उसी प्रकार से हमारे विचार भी उत्पन्न होते हैं। तो संसार के जो प्रपंचात्मक विचार हैं, विभिन्न तरह की घटनाएं हैं, विभिन्न तरह के विचार हैं, विभिन्न तरह की क्रियाएं जो समाज में देखते हैं हम, उसी प्रकार से हमारे विचार भी बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। तो लेखक कहता है कि इस प्रकार के जब विचार हमारे मन में चलते रहते हैं तो इसमें जैसी चाहो वैसी सूरत को देख लेना, मतलब अच्छी बातों को भी देख सकते हैं, खराब बातों को भी हम सब देख सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा देखना कोई कठिन बात नहीं है। और जी एक ऐसा चमनीस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल-बूटे खिले हुए हैं। तो लेखक कहता है कि हमारा जो ये मन है, एक बगीचे के समान है और ऐसा बगीचा है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं। अर्थात हमारा मन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को देखता है और उसके अनुसार ही अपने विचार को रखता है। तो उसमें यदि हम अच्छाई देखते हैं तो हमें अच्छाई दिखाई पड़ता है, यदि हम बुराई देखते हैं तो हमें बुराई दिखाई पड़ता है। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है? तो लेखक कहता है कि यदि हम अपने आप से ही बात करते हैं और इनमें जो हमारी पसंद की बातें होती हैं, अगर हम उसके संबंध में अगर हम सोचते हैं, विचारते हैं, अपने आप से बातचीत करते हैं, अपने आप से प्रश्न करते हैं, अपने आप से उसका उत्तर देते हैं, तो क्या इसमें कम दिल बहलाव है? जैसे कि हम सब देखते हैं कभी-कभी बच्चे जो हैं आपस में अपने आप से ही बुदबुदाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, या हम सब जब किसी बात की प्लानिंग करते हैं, किसी मतलब योजना बनाते हैं, तो एक तरह से अपने आप से ही बात करते हैं। तो इस तरह से बातचीत करके भी हम सब क्या अपने आप को प्रसन्नचित्त नहीं रख सकते हैं जो हम दूसरों से बातचीत करें? तो लेखक इसलिए इस बात को कहता है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सकता। सामान्य रूप से माना जाता है कि कुल 16 कलाएं हैं, जिसमें से बातचीत भी एक कला है। तो लेखक कहता है कि जो अगर हम अपने अंदर बातचीत करने की अगर हुनर विकसित कर लेते हैं, तो ये 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सकता। अर्थात जो हमारे अंदर जो बातचीत हो जाएगा उसका 16वां अंश भी ये दूसरे से बातचीत करके हम हासिल नहीं कर सकते। इसी सैर का नाम ध्यान, मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना, जिसको साधना 1-2 दिन का काम नहीं है। तो लेखक कहता है कि अपने आप से बातचीत करके प्रसन्न होना एक प्रकार का ध्यान है, मनोयोग है और चित्त को एकाग्र करना है, जिसको साधना 1-2 दिन का काम नहीं। अर्थात हम अपने ध्यान, मनोयोग और चित्त को साधने के लिए अर्थात एक अपने आप से बातचीत करने के लिए जो हमें साधना करनी पड़ती है, वो किसी 1-2 दिन का काम नहीं है। उसके लिए लंबे अभ्यास की ज़रूरत होती है अर्थात साधना की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम कोई कुछ भी बोलता है हम उसका तुरंत ही जवाब देते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पर चुप हो जाते हैं, तो चुप होकर के भी हम उसको जवाब दे सकते हैं। कुछ ना बोल करके भी उसको जवाब देते हैं। तो इस तरह से लेखक कह रहा हमें इस तरह की शक्तियाँ अपने अंदर विकसित करनी चाहिए ताकि हम बिना बोले ही उसको जवाब दे दें। एक वाक् शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो जाता है। तो लेखक कहता है कि यदि हम नहीं बोलते हैं तो इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। हमारे ना बोलने से ही बहुत प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है।
उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े-बड़े अजेय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। तो लेखक कहता है कि हमारी जो जिह्वा है वो कैंची के समान चलती है, अर्थात हम दूसरे को कुछ भी बोल जाते हैं, अच्छा-बुरा कह देते हैं। अगर हम अपनी जिह्वा को अपने नियंत्रण में कर लें, अर्थात हम उसको कुछ भी ना बोलें, कोई कितना भी क्रोधित व्यक्ति हो, अगर हम उसके सामने कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो फिर धीरे-धीरे उसका जो क्रोध होता है, क्रोध की जो ज्वाला होती है, वो धीरे-धीरे ठंडी पड़ जाती है और वो व्यक्ति हमारे शत्रु से हमारा मित्र भी बन जाता है, अर्थात हम उसको अपने बस में कर लेते हैं। तो किसी शत्रु को मित्र बना लेना, अर्थात उसे अपने बस में कर लेना ही सबसे बड़ी विजय मानी जाती है। तो लेखक इसी बात को कहता है कि बड़े-बड़े अजेय शत्रुओं को भी बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डालते हैं। तो किसके माध्यम से? अवाक रहकर अपने आप से बातचीत करने की क्षमता विकसित करने के माध्यम से हम अजेय शत्रुओं को भी अपने बस में कर लेते हैं। इसीलिए बिना बोले अपने आप से बातचीत करने का यह साधन अन्य साधनों का मूल है। तो लेखक कहता है कि इसीलिए चूंकि हम बड़े-बड़े शत्रुओं को भी बिना लड़े, बिना प्रयास के अपने बस में कर लेते हैं, इसलिए जो अपने आप से बातचीत करने का यह साधन है, अन्य साधनों का मूल है, अर्थात उसका स्रोत है, अर्थात यहीं से अन्य साधन उत्पन्न होते हैं। शक्ति परम पूज्य मंदिर है। इस प्रकार की शक्ति विकसित कर लेना एक मंदिर के समान है, जहाँ पर देवता रहते हैं। परमार्थ का एकमात्र सोपान है। तो लेखक कहता है कि लोक कल्याण का एकमात्र सोपान है, अर्थात लोक कल्याण का एकमात्र तरीका है, एकमात्र सीढ़ी है, जिस पर चढ़ करके हम लोक कल्याण कर सकते हैं। और वो तरीका क्या है कि अपने आप से बातचीत कर लेना और अवाक रह करके दूसरों की बातों का जवाब देना। तो इस प्रकार से लेखक इन बातों को कहता है। तो यहाँ पर आकर के ये पाठ समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।